प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन अॼु सुप्रीम कोर्ट में ओपन बेल जे हवाले सां पंहिंजो जवाबु जमा कराईंदे चयो आहे त आइन जे आर्टिकल 226 में तरमीम करणी पवंदी। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾु गॾु ॻाल्हाईंदासीं त यूसुफ रज़ा गिलानी खे सेनेट जे चूंडनि में काग़ज़ात नामज़दगी आहिनि, उन ते अॼु इलेक्शन कमीशन ते एतिराज़ वाराए सुभाणे ताईं उन जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। गॾो गॾु इन ते ॻाल्हाइबो त केतिरा ई असेंबली जा मेंबर अहिड़ा आहिनि जिन्हनि पंहिंजा गोशवारा जमा नाहिनि कराया ऐं किन त हलफ़ बि नाहे खयो। उन जे हवाले सां सेनेट जे चूंडनि में इलेक्शन कमीशन कहिड़ो फ़ैसिलो कंदी, इन तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अॻूणो इलेक्शन कमीशन जो सेक्रेटरी जनाब कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। कंवर दिलशाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, कंवर साहब ये बताइए कि आप। जी कंवर साहब ये बताइए कि ओपन बेल के हवाले से जो अब तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया है, क्या आइन के 226 के आर्टिकल की जब तक तरमीम नहीं हो सकती तो ओपन बेल नहीं हो सकते? क्या कहेंगे आप कि ये फैसला किसको करना है, और तरमीम जो अगर कौमी असम्बली या सेनेट में नहीं होती तो फिर सेनेट के इंतखाबात कैसे होंगे? बात हालात ऐसे पैदा हो गए कि पाकिस्तान की सेनेट की तारीख में पहली मरतबा एक सेनेट के इलेक्शन हमेशा हस्बे रवायत, हस्बे महमूल, बगैर किसी मुतनाज़ा के होते रहे। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो इंतहाई मुतनाज़ा बनते जा रहे हैं। और इस लिहाज से कि हमारी बदकिस्मती है, जमहूरी रवायात की बदकिस्मती है कि हमारे बड़े बड़े इदारे जो हैं उन्होंने आइन के आर्टिकल 226 की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जा रही। पाकिस्तान के अटार्नी जनरल जो आइन की कस्टोडियन हैं, आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के तर्जमान होने चाहिए, उन्होंने तरह तरह की तावीलें देनी शुरू कर दी। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि जिस अंदाज से ये सेनेट के सदारती रेफरेंस आ रहा है या सदारती ऑर्डर्स जारी हुआ है, तो ये तो फिर हमारे जो एक तरीक़ेकार है, मरवजा तरीक़ेकार है कि तमाम इंतखाबात सीक्रेट खुफिया राय शुमारी, खुफिया राजदारी से होने चाहिए जी। तो उसकी जगह पर एक मुतबादल सिस्टम लेके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी सेनेट के इलेक्शन में एक ओपनिंग बैलेटिंग कर दें और तमाम इसकी राजदारी का जो है उसके लिए कोई मुतबादल रास्ता निकालें। इससे तो ये नज़र आ रहा है कि कहीं हमारा सिस्टम ही कोलैप्स ना हो जाए। अच्छा, आप ये देखें कि सेनेट के इलेक्शन अगर खुफिया राय शुमारी की बजाय ओपनिंग बैलेटिंग के जरिए होते हैं तो कल को जब हमारे कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे तो कोई बहुत बड़ी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने दायर करेगी, फाइल करेगी, रेफरेंस भेजवाएगी कि जनाब सेनेट के इलेक्शन अगर खुफिया राय शुमारी की बजाय ओपन हो सकते हैं तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के भी ओपन होने चाहिए। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि आइन का आर्टिकल 25 जो है वो तो कहता है ना इक्वलिटी हो, सबके साथ इंसाफ हो, एक जैसा तरीक़ेकार हो, एक जैसा मरवजत क़वानीन हो। तो यहाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है एक ऐसा एक सादा सा मामला था, उनको तो ये कि ऑर्डर देना चाहिए था कि अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय आप अपने कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में इसकी तरमीम कर लें। अच्छा, जिसमें भी आपके मफादात हो तरमीम करें। अब इसमें बहस हो रही है कि जी आपने सेनेट के इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया जा रहा है, हालांकि चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस जो है वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही है ना। जी बिल्कुल। और इसी तरह जो मेंबर चारों जो हैं उनका भी स्टेटस जो है वो भी हाई कोर्ट के जज के बराबर है। वो कटहरे में खड़े हैं, डाइस में खड़े हैं, रोस्टर पर खड़े हैं। जी तो ये तो मुझे नजर आ रहा है कि ये सिलसिला जो है एक खुफिया राय शुमारी की बजाय एक और ही कोई रास्ता निकाला जा रहा है। अच्छा। तो कल को ये सदर का जो इलेक्शन आएगा तो वो भी कहेंगे ना सदर का इलेक्शन भी ओपन होना चाहिए। इसी तरह जो चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, तमाम इलेक्शन जो है वो ओपनिंग बैलेटिंग पे होने चाहिए ना, एक मखसूस इदारा क्यों करते हैं? जी बिल्कुल। कंवर साहब, आप फरमा रहे हैं कि कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, तो फिर वो और रास्ता कौन सा होगा? भाई इसका तो खामोशी से कहेंगे जी पार्लियामेंट जो है वो इसमें तरमीम करे ना करे, ये पार्लियामेंट की सवाबदीद पर है जी। तो ये उसी पे जाएं, पार्लियामेंट फैसला करे। हमारे पास हमारी राय तो ये आप पार्लियामेंट में कानून साजी कर लें। अच्छा, तो अब ये कानून साजी से हटकर अब एक चीफ इलेक्शन कमीशन बार बार अपना मौका पेश कर रहे हैं कि जनाब हर तरह की अगर कोई तरमीम करना चाहते हैं एक्ट में तो इसके लिए फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम होनी चाहिए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू को तो सुनता ही कोई जा रहा है, उनको मुस्तरद किए जा रहे हैं।
एक आईनी इदारे के सरबराह के पॉइंट ऑफ व्यू को मुस्तरद किया जा रहा है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि आइंदा जब इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में तो फिर वो सारे इसी तरह के कंट्रोवर्शियल बनते जाएंगे कि जी ओपनिंग बैल्टिंग होनी चाहिए। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, 2 साल 1.5 साल बाद कोई नया चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। जैसे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हमारे मुल्क की तमाम अदलिया में 130 जजों को एक रात में डिसमिस कर दिया। सही बात। कोई पूछने वाला कोई नहीं था। इसी तरह वो साकिब निसार ने जो है मजाक उड़ाया। जी जी जी। अच्छा कंवर साहब, ये तो हमारा एक अजीब और गरीब सिलसिला पैदा हो गया ना हमारे साथ। बिल्कुल कंवर साहब, जिस तरह से हालात हमें नजर आ रहे हैं, आप नहीं समझते कि इस तरह के हालात में इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर होगा? अगर प्रेशर होगा तो वो फिर कहाँ से प्रेशर होगा, किस तरह का प्रेशर होगा? अब हालात तो यही है ना कि अब देखें, कल फिर हेयरिंग हो रही है। इसके बाद इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन को मजबूत मुस्तहकम देखना चाहती है, उनके राय सुनना चाहती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहती है। तो या फिर अपना कोई फैसला करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बिल्कुल पूरी हुकूमत भी तस्लीम करेगी। वो भी उन्होंने आज कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। तो फिर तमाम इदारे भी उस फैसले को मंजूर करेंगे। तो फिर उसके बाद जो बाकी जो साइड इफेक्ट होने हैं तो वो तो फिर बाद की बात है ना कि क्या 2 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे तो उसके बाद क्या मसला तय होता है। लेकिन हमें नजर आ रहा है जी। अच्छा कंवर साहब, 2 साल के बाद कंवर साहब आज होगा तो वो भी फिर बरास्त। जी जी। अच्छा कंवर साहब, आज जो हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर पार्टी पोजीशन के तनासब से सीट जो है वो नॉमिनेट होने हैं या जो इलेक्टेड होने हैं, फिर तो इलेक्शन के होने का कोई फायदा नहीं है ना अपना सेनेट के हवाले से। बहरहाल हमें सुप्रीम कोर्ट का कल हेयरिंग हो रही है। इसके बाद ही जो कोई फैसला आएगा तो फिर उस पर हम कमेंट्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कंवर साहब, हम कल फिर दोबारा इस हवाले से अगर जो भी सिचुएशन बनती है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी अहकामात आते हैं, हम उस पर ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। हम अपने नाजरीन को उस हवाले से आगाह करेंगे और आपसे उनकी आइनी जो पोजीशन है उसकी रहनुमाई लेंगे। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन ते उठो नडी साई खां पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। IMF पारां पाकिस्तान जे हवाले सां कर्ज़ ॾियण जो फ़ैसिलो बहाल कयो आहे ऐं हाणे पाकिस्तान खे $50 करोड़ जी किस्त मिलंदी। हाणे अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासूं त जॾहिं बि IMF वटि असां कर्ज़ वठणु वञूं था पिया त उन कर्ज़ जा असांजी मैशत ते कहिड़ा असर पवनि था ऐं उनखां बि वधीक आम माण्हू जी ज़िंदगी ते कहिड़ा असर पवनि था। असां ॾिसूं था IMF जी कोई शर्तूं आहिनि उहे एॾियूं ॻरियूं हूंदियूं आहिनि कि उनखां पोइ पेट्रोल गैस ऐं बिजली में का हुकूमत या रियासत का सब्सिडी ॾींदी आहे, उहा सब्सिडी बि घटि पई थिए ऐं उन जा आम माण्हू ते असर जेके आहिनि उहे ॾाढा मनफ़ी थियनि था पिया। पर असांजा मुआशी माहिर उनखे कीअं था ॾिसनि, अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे नदीम मौलवी साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, वो पाण मुआशी माहिर आहिनि ऐं माइशत ते उन्हनि जी तमामु गहरी नज़र आहे। नदीम मौलवी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि IMF ने अब तक हमने जो भी कर्ज़ लिए हैं उनका हमारी मैशत पे और स्पेशली तौर पे आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़े उसके? देखिए, सबसे पहली बात है अभी तक IMF ने जो शराइत रखे हैं उनको वाज़े तौर पे अभी तक आवाम को नहीं बताया गया है। अच्छा। ठीक है जी, आप अगर जो भी इतने अरसे में जो डिस्कशंस होते हैं हमें ये बताया जाता है मुबारक हो जी, आपको कर्जा मिल गया है जी और हमारे उनके साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे हुए हैं जी। ठीक है, बात ये होनी चाहिए क्योंकि ये जो पैसे हम ले रहे हैं जी, ये मुल्क के लिए ले रहे हैं जी। आप आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी, तो आवाम को पता होना चाहिए, पार्लियामेंट में ये पेश होना चाहिए कि हम इस वजह से कर्जा ले रहे हैं, ये टर्म्स हैं, और फिर आवाम को भी पता लगे, सबसे पहली बात। अच्छा, अब जो बातें लीक आउट होती है और जिस हिसाब से हमें पता लगता है, क्योंकि ये मीडिया में अभी तक, जबकि ये कहते हैं कि जी हम बड़े इंसाफ पसंद हैं और हम बड़े क्लियरिटी में रखने वाले, तो क्लियरिटी में सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा, ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक प्लान भेजा है, ना इकोनॉमिक मॉडल है उनके पास, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए तरक्की करने के लिए इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए और इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए और वो पेश किया जाता है जी। बिल्कुल, आवाम को बताया जाता है कि हमने ये इकोनॉमिक मॉडल बनाया हुआ है, इसके तहत हम 5 सालों में तरक्की करेंगे या 10 साल में या 15 सालों में। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी सब्र करें। यहाँ हमें ना इकोनॉमिक मॉडल बताया गया है जी, ना इकोनॉमिक प्लान्स हैं, बस हमें कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं कहानियां दी जाती है। अच्छा, एज एन इकोनॉमिस्ट हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं
हम उसको फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। यानी कर्जा लेना जितना मुश्किल है उससे कई ज़्यादा है कर्जा वापस अदा करना, क्योंकि जब आपकी मुल्क की आमदनी होगी तभी आप कर्जा अदा कर सकेंगे। आमदनी के लिए इस जो हालात है, इसके हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपके टैक्सेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आपके जितनी भी जो सब्सिडीज़ दी जाती है चूँकि अवाम की बेहतरी के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, इकॉनमी को चलाने के लिए होती है, अगर वो सब्सिडीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। नहीं नदीम साहब, सवाल ये है ना कि फिर IMF के शर्त में ये चीज़ शामिल क्यों होती है कि रियासत जो है वो ये सब्सिडी जो बुनियादी चीज़ें हैं, मिसाल गैस है, पेट्रोल है और दीगर, उनमें से सब्सिडी ख़त्म कर दे। देखिए, एक बैंक जब कर्जा देता है वो उसे ये बिल्कुल आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता है। अच्छा। वो ये कहता है कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसे सूद समेत वापस ले लूँ, उसका इंटरेस्ट यही होता है। अच्छा, यहाँ पे IMF का जो मेन इंटरेस्ट यही है कि जी आपको जो वो पैसा दे रहे हैं, जाहिर है अब ये भी इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि किस इंटरेस्ट रेट्स पे दे रहे हैं। आम तौर पे IMF जो बना था उसे ही कहा गया था कि जी ये फलाह बहदूद के लिए ये उन मुल्कों के पैसे दिए जाएंगे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। वक्त चलता गया और इन्होंने शरई सूद रखना शुरू कर दिया। जी अच्छा, फिर ये जो शराइत होते हैं ये सिक्योर्ड करते हैं कि अपने इनके पैसे मिले। जी अच्छा, यहाँ पे अब आप देखेंगे इनकी शराइतें जो थी 30% बिजली में इजाफा, आपको याद होगा शुरुआत में। जी बिल्कुल, जो कि अवाम सड़कों पे आ गई थी, मीडिया ने काफी शोर किया था। जी बिल्कुल। फिर इन्होंने क्या किया, आहिस्ते आहिस्ते वही आज 30% बिल्कुल कर दिया, यानी अवाम को पता भी नहीं लगा और 30% बिजली की कीमतें में इजाफा हो चुका है अभी। अब ये कह रहे हैं मजीद और इजाफा। ठीक है, जब मजीद और इजाफा होगा तो आपको मैं बता दूं, मईशत का जो पहिया है वो बिजली से चलता है जी। वो तेल से चलता है, वो गैस से चलता है, पानी से चलता है। यानी कि कारखाने जो हैं वो बगैर बिजली, बगैर गैस, बगैर पानी के नहीं चल सकते। और अगर उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, इसका मतलब यह है कि वो जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल है, उन सब पे इम्पैक्ट आता है, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब, अगर इहो सवाल अव्हां खां कजे त हिन वक्त ताईं असांखे छा फ़ाइदो थियो IMF खां, ऐं छा असां वञायोसीं, तव्हांजो तजुर्बो छा हूंदो? ॾिसो, ॻाल्हि दरअसल इहा आहे जो नदीम मौलवी साहब जेके ॻाल्हियूं कयूं, सभ खां पहिरें त मां बि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जॾहिं IMF ते ॻाल्हाईंदो आहियां जी त उन में वॾे में वॾो मसइलो जेके मां ॾिसंदो आहियां उहो इहो आहे त IMF जो प्रोग्राम जेको आहे उनजी डिसीशन ब्यूरोक्रेसी पे थी करे। उन डिसीशन थोरा माण्हू जेके आहिनि से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वेठा आहिनि उहे पे था कनि। उन डिसीशन में न को मां ॾिठो आहे को लेजिस्लेटर्स जो को इंट्रस्ट आहे, न को एकेडमिया जो को इंट्रस्ट आहे, न को असां जेके सिविल सोसाइटी जा माण्हू आहिनि उन्हनि को अहिड़ो को इज़हार ॾेखारियो आहे, IMF जे नुमाइंदनि खे लिखियो आहे या ॻाल्हायो आहे या को शिद्दत सां किन प्लेटफॉर्म्स ते भई जेको प्रोग्राम आहे, इन प्रोग्रामनि जी जेकॾहिं अवलियत इहा ई आहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जेके असां थोरी देरि लाइ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चऊं त इहो हिकिड़ो ऑब्जेक्टिव आहे, त उहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आख़िर कीअं थियण वारी आहे। जीअं नदीम मौलवी साहब ॻाल्हि कई त भई जेको आहे सो हिकिड़ो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जेको हूंदो आहे, इकोनॉमिक प्लानिंग जेके चवंदो आहे, उहो हूंदो आहे या त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। हीअ जेके लोन्स आहिनि इहे घणो करे शॉर्ट ऐं मीडियम टर्म्स में अचनि था। उन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स वरी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जेको आहे सो जंहिंखे चइजे त वॾो जैक ऑफ तहरीक इंसाफ़ यानी असद उमर, उन खे जेको आहे माण्हुनि खे कॉन्फिडेंस में वठणु खपे। जेकॾहिं असां चऊं था त हिकिड़ो डेमोक्रेटिक मुल्क आहे जंहिंमें हिकिड़ो वोट जेको आहे सो माण्हू ॾेई कंहिंखे मथे चाढ़े थो, त उन्हनि जे मथां इहा ऑब्लिगेशन बि अचे थी त उन्हनि माण्हुनि खे इहो बि ॿुधायो वञे त इहे सभु जेके वरितल कर्ज़ा आहिनि, IMF खां वरितल कर्ज़े में कुझु जेके आहिनि से ख़ुसूसियात इहे बि आहिनि जेका मुंहिंजो ख़्यालु आहे उन खां असां इनकारी नथा थी सघूं। त IMF जे करे दुनिया असां सां ॻंढिजे थी, IMF जे करे वर्ल्ड बैंक ॻंढिजे थी, IMF जे करे जेको आहे एशियन डेवलपमेंट बैंक ॻंढिजे थी, IFC ॻंढजनि था। ऐं IMF में जेके बि मल्टीलैटरल डोनर्स आहिनि
या इवन असांजा दोस्त डोनर्स जेके आहिनि उहे बि IMF जे प्रोग्राम खे ॾिसनि था त इहा हिकिड़ी विंडो आहे त असां एंटर थियूं, पोइ या त टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्रामनि में ॾियूं, या त लोन्स ॾियूं, या उन्हनि लोन्स जे मुतलिक़ ॻाल्हायूं। ठीक है, पर जब्बार साहब आम शहरी जी ज़िंदगी ते उन जा कहिड़ा असर था थियनि? अवां त बिल्कुलु ये ॻाल्हियूं सभु दुरुस्त आहिनि, पर आम जेको ग़रीब माण्हू आहे, जेको लोअर मिडिल क्लास माण्हू आहे, उन जी ज़िंदगी ते कहिड़ा असर था थियनि जॾहिं असां IMF सां रुजू था कयूं, उन खां कर्ज़ था वठूं? ॾिसो, जेकॾहिं इकोनॉमिक मैनेजमेंट पाकिस्तान में अॼु मां न चवंदुसि त का फेल्यूअर जी हद ताईं पहुती आहे। इकोनॉमिक मैनेजमेंट जे फेल्यूअर्स जेके आहिनि उन में सभु गवर्नमेंटूं हिननि मां चवंदुसि 10-15 सालनि खां त हिकिड़ी कंटिन्यूअस इकोनॉमिक फेल्यूअर्स आहिनि। हाणे उन इकोनॉमिक फेल्यूअर्स जे करे ई जेको आहे सो माण्हू जेके आहिनि से मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में उन्हनि जी जेका हिकिड़ा परचेज़िंग ताक़त आहे, क़ुवत ख़रीद आहे, उहा मुतासिर थिए थी। हाणे उन्हनि माण्हुनि जी जेका क़ुवत ख़रीद मुतासिर थिए थी उहा हिननि एग्रीमेंटनि मां ॿाहिरि पई थी निकिरे। थोरी देरि पहिरियों जॾहिं नदीम मौलवी साहब तव्हां सां ॻाल्हायो पे सब्सिडीज़ वग़ैरह जे करे, जेके बि डेवलपिंग कंट्रीज़ आहिनि जंहिंमें अनएम्प्लॉयमेंट जेका आहे सा तमामु हिकिड़े वधियल नुक़्ते ताईं आहे, जो पाकिस्तान में चयो वञे थो त को 1 करोड़ माण्हू हिन वक़्तु कोविड वारे सूरत हाल खां पोइ बेरोज़गार आहिनि। माना हिकिड़े ऑन एन एवरेज माण्हुनि जी जॾहिं परचेज़िंग पावर घटिजे थी त इलेक्ट्रिसिटी जा अघु तव्हां वधायो, तव्हां गैस जा अघु वधायो, तव्हां जेको आहे सो अप्रोप्रिएटली सप्लाई एंड डिमांड वारी थ्योरीअ खे जेको आहे सो काबू में न आणे सघियो, मस तव्हांजी इन्फ्लेशन जेका आहे सा हेठि आई आहे। त इहे सभु इन्हनि जो इफेक्ट हिकिड़े आम माण्हू ते थिए वेठो। उन आम माण्हू ते इन जो इफेक्ट इन करे पियो थो थिए त असां वटि न जेके आहिनि से लेजिस्लेटर्स जेके आहिनि से असेंबलियुनि में वेठा आहिनि। ठीक है, न उन्हनि कमु कयो आहे, न वरी जेके असांजा मुआशी माहिर आहिनि उन्हनि भी का ख़ासि इन ते का पंहिंजी पॉलिसी जोड़ी। अच्छा नदीम साहब, आखिर हमारी क्या अब ये समझा जाए कि अब हमारी मैशियत, अब हमारी इकोनॉमी वहाँ तक पहुँची है कि IMF के अलावा कोई और हमारे पास कोई और हल नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, हमें हर सूरत IMF के पास जाना होगा, इस तरह से कर्जे लेने होंगे और फिर इस तरह से ही हमारे जो इकोनॉमी हमारा सर्किल है वो चलता रहेगा? देखिए, बात ये होती है कि इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या? A person who makes a plan, who develops according to the resources which he has, मतलब जो हमारे पास है उसी के अंदर हमें डेवलप करना है मुल्क को और फिर उसको प्लान बनाना है। हमारे यहाँ अफसोस के साथ यहाँ सियासी इकोनॉमिस्ट होते हैं जो ये आर्जी तौर पे काम करते हैं, आर्जी तौर पे चीज़ें अच्छी नज़र आती है, मगर उसका जो जिसे कहते हैं बदले में जो जुर्माना होता है वो आवाम देती है। हमारे पास जैसे आपने कहा ना, आम इंसान की आज ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये एक इकोनॉमिक साइकिल होता है। जब आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही होती है, आमदनी कम है, आपके पास इन्फ्लेशन है, नौकरियां नहीं है, परेशानियां हैं। देखिए, ये जो ट्रेड डेफिसिट्स के नंबर बताए जाते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, मगर वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक इकोनॉमिक प्लान है, इकोनॉमिक मॉडल बनाया हुआ है जो कि 25-30 साल का उनके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की हुई है। हमारे यहाँ पे तो मैं आपको आम तौर पे बताऊँ, 2.5 साल हो गए हुकूमत को आए हुए। अगर ये पहले ही इकोनॉमी के ऊपर काम करते तो अगर 2.5 साल पहले इन्होंने ऑयल रिजर्व्स के टैंक्स बढ़ाए होते हैं तो फिर क्या होता है कि आप स्ट्रैटेजिक बाइंग कर सकते हैं। जब ऑयल की कीमतें कम हो जाएं, उसे खरीद लें, उसको रिजर्व्स में बढ़ाएं और फिर। लेकिन नदीम साहब, कतई कलामी माफ़ी, इन्होंने तो हमसे ये दावा किए थे कि हम IMF के पास जाएंगे नहीं, हमारे पास 200 इकोनॉमिक्स की टीम मौजूद है, हमारी मुआशी उस पर वो मैशत पे बड़ी नज़र है, हम जैसे ही आएंगे 3 माह में सब कुछ सेट हो जाएगा। और फिर हमने ये भी देखा कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया में, आप पेट्रोल के जिक्र करें, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल गिर रही थी, मुफ्त में पेट्रोल तेल दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पेट्रोल बढ़ रहा था। तो ये कहाँ आपको फॉल्ट कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए, बात यह है प्लानिंग पे। उनका फोकस जो था वो सिर्फ ये था कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया और ये चोर वो चोर। देखिए, बात यह है कि अगर वो वाकई में कहते हैं करप्शन नहीं, तब्दीली, तो ये उनका काम नहीं था। करप्शन रोकना है तो वो नैब के इदारे थे या अदालतें थे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट था,
प्राइम मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर्स का फोकस होता है कि मुल्क के अंदर खुशहाली लेके आए। अब ये जो नारेबाजी है कि जी सिर्फ और सिर्फ करप्शन पे, देखिए हमें करप्शन का जो इदारे हैं ना उसके ऊपर, आपकी जो हुकूमत में हम आपको एज एन इलेक्टेड मेंबर्स लेके आते हैं, उनका काम होता है लेजिस्लेशन, आपका प्लानिंग करना, आपके कवानीन बदलना, उसके बाद जो होता है फिर होते हैं प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती हैं कि आप आइंदा दिनों में आपकी क्या शॉर्टेज है। देखिए आज हम रो रहे हैं, कल को अगर ऑयल $100 का हो गया तो क्या करेंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कहेंगे माफ कीजिएगा इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ज्यादा है इसलिए हम 150 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे या 200 का। तो ये रोजाना की बुनियाद पे अगर आप करेंगे तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा, यहाँ गुर्बत मजीद बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, अवां छा था सम्झो त हींअर हुकूमत जी छा प्लानिंग हुजणु घुरिजे, फौरी तौर ते उन्हनि खे कहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि त कम अज़ कम असांजी IMF मां त जान छुटे, या IMF हिकु असां बार बार कर्ज़ा वठूं था पिया उहे झका थी सघनि? ॾिसो IMF जेको आहे सो हिकिड़ो मां चवंदुसि त जेके बि हालात हुआ हिन हुकूमत जे साम्हूं, IMF हिकिड़ो आख़िरी जेको आहे से हिकिड़ी मुंहिंजो चॉइस हुई जेका हिननि जेका आहे असां वरिती, ऐं हिननि खे इहा बि ख़बर हुई त IMF जेका आहे सब्सिडीज़ जे हवाले से, रिकवरीज़ जे हवाले से, स्टेट बैंक जी ऑटोनॉमी जे हवाले से, ओगरा ऐं नेपरा जी इंडिपेंडेंस जे हवाले सां, ऐं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जे हवाले सां, हिकिड़ो फाइनेंशियल एक्ट फॉर टेररिज्म जेको FATF जे हवाले सां, जेके बि शयूं आहिनि तव्हां ॾिसंदव त शायदि ख़ामोशीअ सां असां ॾिठो आहे त केतिरनि ई कानूननि में तब्दीलियूं थी चुकियूं आहिनि। इहो एजेंडा जेको आहे सो IMF तक़रीबन पंहिंजो पूरो करे चुकी आहे या हलंदड़ बि आहे। थोरो हुन में स्टेट बैंक जी ऑटोनॉमी जो बिल आहे, ओगरा नेपरा इन्हनि जो आहे, त इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेको आहे सो हिकिड़ो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम जो हिकिड़ो हिसो IMF सम्झे थी। हाणे मां ऐं नदीम मौलवी जेकॾहिं नथा सम्झूं या जेके आहिनि से हिकिड़ो वॾो तादाद सम्झे थो त इहो ठीकु न आहे, उहो शायदि इन करे आहे जो इन्हनि ॻाल्हियुनि ते घणो बहसो मुबाहिसो ऐं हिकिड़ा एकेडमिक सेशन्स या सम्झ पैदा न कई वई आहे। पर इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त जॾहिं IMF जो प्रोग्राम असां वरितो पिए त असां जंहिं रिज़र्व ते वेठा हुआसीं उहो अॼु खां अधु हो। जेकॾहिं तव्हांजे मुल्क में रिज़र्व्स जेके आहिनि से हिकिड़े प्रेस्टिजियस लेवल ते नथा हलनि त दुनिया सां तव्हां जेको वापारु आहे उहो कंडक्ट नथा करे सघूं। उन खां पोइ IMF जे करे इहो मुमकिन थियो त असां जेको आहे सो हिकिड़ी सघ पैदा कई जंहिंखे चइबो आहे त डेट सस्टेनेबिलिटी। असां पैसा वापसि करण जी जेका सघ आहे उहा ज़रूरु इन हिकिड़ो इकोनॉमिक रिलेटेड हिकिड़े हॉराइज़न में कर्ज़ वठी नवां कर्ज़ वठी पुराणा कर्ज़ ॾियो दुरुस्त न आहे, छाकाणि त कर्ज़नि मां हिकिड़ी कैपिटल फॉर्मेशन थियणु खपे, हिकिड़ी ख़ुशहाली अचणु खपे, कर्ज़नि मां जेको आहे सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट थिए, कर्ज़नि सां जेको आहे सो ग्रीन इंडस्ट्री हले, कर्ज़नि सां जेको आहे सो एग्रीकल्चर खे हथी मिले, सर्विस सेक्टर फ्लॉरिश थिए। हाणे इहे ॻाल्हियूं त मुक़ामी आहिनि, मुक़ामी जेका मैनेजमेंट आहे उहे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे फेस करे असां रुॻो IMF जे पोयां जेकॾहिं उन्हनि खे ख़राब ऐं ख़्वार सम्झंदासीं त मां सम्झां थो इहो मुनासिब कोन्हे। असां पंहिंजा जेके कमियूं आहिनि, जेके खामियूं आहिनि उन्हनि खे IMF ते मणियूं, इहो बिल्कुल मुनासिब ना है। ठीक है। अच्छा नदीम मौलवी साहब, जो बात कर रहे हैं जब अब्दुल जब्बार मेमन साहब कि हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हम IMF पे तो जाहिर है उन पे तो तनकीद कर रहे हैं, उनसे तो हमारी शिकायतें हैं ही हैं, लेकिन हमारे पास अब खुद भी हमारे पास बहुत सी कमियाँ हैं, वो दुरुस्त करनी होगी। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि कर्ज़ तो इसलिए लिया जाता है कि आप अपनी इकोनॉमी को चला सकें, आप डेवलपमेंट कर सकें, लेकिन हमारे पास मसला कुछ और है, हम कर्ज़ ले रहे हैं दूसरे कर्ज़ चुकाने के लिए। तो ये आप कैसे देख रहे हैं कि एक कर्ज़ लिए जा रहे हैं, दूसरे कर्ज़ चुकाने वाला जो सिलसिला है वो किस हद तक ख़तरनाक होगा हमारी इकोनॉमी? ये इतना ख़तरनाक हो जाएगा, मैंने आपसे कहा कि लोग खून के आंसू रोएंगे। उसकी वजह यह है कि कर्ज़ जब आप अदा करेंगे, कैसे अदा करेंगे, इनकी आमदनी क्या होती है मुल्क की, क्या हमारे यहाँ चीन की तरह एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा? अगर हो जाएगा ये कहते हैं तो उसका लॉजिक नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं बनाता हूँ, उसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है ना जी, और दूसरी दुनिया के अंदर वही चीज़ बन रहा है 1 रुपये में। उसकी वजह क्या है कि मैं इस 10 रुपये का जो मेरी कॉस्ट है, बिजली की कीमत बहुत महंगी, यानी 5 रुपये तो मैं बिजली की कीमत के दे रहा हूँ, ठीक है जी। उसके अलावा गैस की कीमत, उसके अलावा टैक्सेस जो मैं दे रहा हूँ, तो हर चीज़ मिलाने के बाद जो दुनिया 1 रुपये की बना रही होगी, हम बना रहे होंगे 10 रुपये में।
कारखाने बंद हो जाएंगे, दूसरे ममालिक में चले जाएंगे, एक्सपोर्ट आपके कम हो जाएंगे। अभी तक जो हम खुशियां बना रहे हैं और आवाम को बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट इतना है कि जी कारखानों में जो है ना मजदूर नहीं मिल रहे, उसकी वजह है, उसकी वजह ये आपकी सबसे बड़ी मार्केट दुनिया की इंडिया बंद थी कोविड-19 की वजह से, मलेशिया बंद था, इंडोनेशिया बंद था। वो एक अच्छा इनको एक चांस मिला था क्योंकि दुनिया भर में कहीं पे भी फैक्ट्रियां चल नहीं रही थी, वहाँ की इकोनॉमी बंद थी। यहाँ पे इकोनॉमी को रोका नहीं गया और उसे जारी रखा। और जब ये कोविड-19 के बावजूद कारखाने चलने लगे और जाहिर है कि हर जगह की एक ज़रूरत की चीज़ें थी, उनको लेना था, तो उस वक्त मजबूरी की हालत में पाकिस्तान की तरफ लोग आए। अब जैसे जैसे मईशत खुलती जाएगी दुनिया भर की, आप देख रहे हैं वैक्सीन की वजह से आपका जो चंक आपके पास है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगा है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसकी कॉस्ट होती है, एक बच्चे को भी आप बड़ा करते हैं उसका भी कॉस्ट होता है। हमारी आम जिंदगी को आप देख लें, अब हम बिजली का हमारा जो जितना भी लोगों का जो आमदनी है वो बिजली की कीमतों में चले जाता है, ट्रांसपोर्ट में चले जाता है। ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा होगा तो एक तंदूर की रोटी तक के एक रोटी वाला जब रोटी बना रहा है, फिर एक इकोनॉमी सर्किल है कि तमाम चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बाइंग पावर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो मौका अब ये अगर चाहते तो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते थे, ये नहीं। देखिए इन्होंने शुरू में सीपैक पे बड़ी तनकीद की है, इन्होंने मोटरवेज पे तनकीद की है। आज वो मैं और आवाम ये समझ रहे थे कि कोई नई कोई चीज़ लेके आएंगे। अच्छा, अगर ये करना चाहते हैं तो ये सीपैक के साथ ये मुआहदा करते हैं कि हमें कर्जा नहीं, हमें पार्टनरशिप पे काम करें। बिल्कुल। या हमारे जैसे गल्फ कंट्रीज में होता है कि आप हमारे लोगों को आपने शामिल करना होगा, उनको जो है पैसे देना होगा। तो हमारे यहाँ तो कुछ सिस्टम ही नहीं है, हमें तो कर्जा दे के जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो भी बिक जाएगी। बहुत शुक्रिया नदीम मौलवी साहब, अब्दुल जब्बार मेमून साहब। हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है, वरना हम इस पर तफसीली बात करते, क्योंकि मैशत जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। अगर मैशत हमारी बेहतर नहीं होगी तो फिर तमाम चीज़ें जो है उसमें बेहतरी नहीं आएगी। नाज़रीन तो उठता नडी साई साई खां पूरी प्रोग्राम में बीहर हाज़िर थी। नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो बीहर के भलीकार सिंध में चूंडनि के हवाले से टिन पार्टियुनि में इतिहाद थियो है। GDA PTI ऐं MQM में इतिहाद थियो है, जंहिंजी मंज़ूरी अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ॾिनी आहे। उन इतिहाद में कहिड़े फार्मूले तहत इहो इतिहाद कामयाब थींदो ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान अॼु गवर्नर इमरान इस्माइल खे भी हिदायत हासिल कई आहे त जंहिं फार्मूले तहत इहो इतिहाद क़ाइमु थियो आहे उनखे यकीनी बणाए वञे त उहे चूंडनि में कामयाबी थिए। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त वॾो वज़ीर मुराद अली शाह अॻु में दावा करे चुको आहे त उहो सेनेट जे चूंडनि वारे ॾींहं ते सरप्राइज़ ॾींदो। हाणे मुक़ाबिलो जेको आहे उहो GDA जे इतिहादियुनि PTI MQM ऐं वर्सेस पीपल्स पार्टी आहे। हिते कहिड़े फार्मूले तहत इहो इतिहाद जेको आहे उहो कामयाबु ईंदो, अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे GDA तर्जुमान जनाब सरदार रहीम साहब। सरदार साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब क्या फार्मूला बना है आपका PTI और MQM के साथ? जी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। हमारे 64-65 मेंबर्स हैं असेंबली में और उसके हिसाब से 3 जनरल सीट्स मिलती हैं और एक टेक्नोक्रेट और एक लेडीज की। अच्छा। तो यही फैसला है कि GDA को एक जनरल सीट मिलेगी, एक PTI को जनरल सीट मिलेगी, एक MQM को मिलेगी और जो लेडीज है वो MQM की होगी और टेक्नोक्रेट जो है PTI का होगा। तो ये हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी है, इस पे एग्रीमेंट है। तो आपके इत्तेहाद में अब तक जो है वो 5 सीटें आप कह रहे हैं कि आप 11 में से 5 सीटें हासिल कर लेंगे। अच्छा। हमें 5 मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन वजीर आला तो दावा करेंगे हम सरप्राइज देंगे। अगर वो सरप्राइज वो दे जाएंगे तो फिर किस तरह का सरप्राइज होगा? और अगर ओपन पेड से इलेक्शन नहीं होती सरदार साहब तो फिर किसको खतरा होगा? उनके स्टेटमेंट पे हमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने आईन तोड़ा है। जी। उन्होंने जो लूटमार की है वो पैसे की सियासत करते हैं। अच्छा। तो उनका ख्याल ये है कि ये मेंबर्स को पैसे से खरीदेंगे। अच्छा। इसी वजह से क्योंकि उनका जो हिसाब किताब है, जो मेंबर्स है उनकी सीटें 6 बनती हैं, वो पता नहीं 10 कहाँ से लाएंगे, खरीद के लाएंगे ना जाहिर है। तो जब खरीद के लाएंगे तो जमहूरियत के कातिल ठहराएंगे ना। चले जमहूरियत की खिदमत तो नहीं करेंगे, जमहूरियत को खराब करेंगे। तो आइन के हिसाब से जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए उससे वो खलल डालेंगे।
नहीं सरदार साहब, सियासत करना तो अच्छी बात है। सरदार साहब, सियासत करना तो अच्छी बात है। सरदार साहब, सियासत करना तो अच्छी बात है, आप भी सियासत करते हैं, वो भी सियासत करता है, खरीदारी वाला अमल कुछ और है। अच्छा ये बताइए कि अगर ओपन, बहुत अच्छी बात है, सियासत तो इबादत होती है, खिदमत करने का नाम है जी जी, लेकिन मेंबर को खरीद करके वोट जो है वो करप्शन जो फैलाना, वो तो सियासत नहीं है, वो तो कारोबार है इनका। सरदार साहब, तो नहीं करते, ये तो सरदार साहब अगर सेनेट के इंतखाबात ओपन बेल्ट से नहीं होते तो सिंध में सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? आपके इत्तेहाद को होगा या पीपल्स पार्टी में भी आप समझते हैं कि वहां से भी मेंबर टूटेंगे? क्या फरमाया आपने? अगर ओपन बेल्ट से इंतखाबात नहीं होते सेनेट के तो फिर सिंध की जो पोजीशन है उसमें खतरा किसको होगा? जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, शफाफ तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो ओपन बैलेट से क्यों डर रहे हैं ये लोग? अगर ओपन बैलेट से होंगे, शफाफ होंगे, सबके सामने जो मेंबर्स जिसके हैं वो वोट देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। जो इक्विटेबल वोट्स पड़ेंगे लोगों को मुनसिफाना तरीके से पड़ेंगे। सरदार साहब, आपका दलील अपनी जगह पे, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है ओपन बेल्ट के हवाले से, उसमें एक मोजिज जैसे साहब ने ये बात भी कही है कि अगर असेंबली में जो मेंबरान हैं उनके तनासब से पार्टी पोजीशन देखी जाए तो फिर इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं बनता। फिर तो ये होगा कि जो जिसके मेंबर जिसकी सीटें जितनी बन रही हैं फिर उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। जज साहब ने जरूर ये कहा होगा, लेकिन उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट उनको देना चाहिए था कि इलेक्शन में एक से ज्यादा लोग भी तो खड़े हो सकते हैं ना। मतलब ये मेरा हक है अगर इलेक्शन लड़ने का, तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ ना। तो अगर मैं पार्टी में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा कलीग भी लड़ रहा है, तो अगर उसमें फर्ज करें हम दोनों हार जाएंगे अगर हमारे पास वोट्स नहीं है, लेकिन हक तो हमारा है इलेक्शन लड़ने का, इसलिए इलेक्शन होते हैं। इसलिए इलेक्शन नहीं होते कि भाई पार्टी पोजीशन के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में इलेक्शंस होते हैं उसके जरिए से आते हैं। अरे सरदार साहब, आज वजीर आजम साहब ने एक मरतबा फिर कहा है कि अगर ओपन बेल्ट से इंतखाबात नहीं होते तो फिर अपोजिशन जो है वो रोएगी, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर सिंध में इसकी सूरत हाल कुछ है और है, अगर सिंध में ओपन बेल्ट से अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर आपको PTI को और MQM को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? नहीं, हमें नुकसान की परवाह नहीं है, मतलब 1-2 सीट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बात यह है कि लोगों की कलई खुल जाएगी अगर बेईमानी पे कौन यकीन रखता है और शफाफ तरीके से इलेक्शन कौन कराना चाहता है, इसका फर्क लोगों के सामने आ जाएगा। चलिए सरदार साहब, ये बताइए कि अगर वजीर आला अपने दावे पे अगर दावे पे पूरे नहीं उतरते और उनकी तरफ से कोई सरप्राइज नहीं आता तो फिर क्या आप जो 3 पार्टियां वो कोई सरप्राइज देंगे वहां से मेंबरान के लिए? नहीं, हम क्यों सरप्राइज देंगे? हमारी जितनी स्ट्रेंथ है इतनी हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब हम ये कोई जादूगर तो है नहीं, वजीर आला होंगे जादूगर, हमें तो नहीं। अच्छा, तो सरदार साहब आपके पास 14 सीटें हैं और फिर अगर आप इस 14 सीटों पे अगर एक सेनेटर मुंतखब कराते हैं तो आप नहीं समझते ये किसी जादू से कम नहीं होगा? नहीं, देखें ये हमारी गुडविल है ना और हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये उसकी बुनियाद पे चले सरदार साहब, आपकी गुडविल आप करें आपकी गुडविल, और अगर पीपल्स पार्टी करे तो कुछ और। बहुत शुक्रिया। अब देखना ये कि सेनेट 3 मार्च को जो फैसला होगा 4 मार्च पार्टी की गुडविल की बुनियाद पे नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी पैसे की बुनियाद पे करेगी। चले देखना अब ये है कि 4 मार्च को जो इंतखाबात होंगे क्या रिजल्ट आता है और उसके बाद कौन सरप्राइज देगा ये तो 4 मार्च ही बताएगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, GDA जे तर्जुमान सरदार रहीम साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्होंने चवण त असां सियासत पिया कयूं, असां पंहिंजी गुडविल ते कमु पिया कयूं। पीपल्स पार्टी थी सघे थो त हिते जेके मेंबर आहिनि सूबाई असेंबली जा 2 पार्टियुनि मां, उनमें ख़रीद करे उहो ख़रीदी जी बुनियाद ते ई उहो चवे पई त उहो को सरप्राइज़ हाणे ॾिसणो आहे त 4 मार्च ते केरु खटे थो ऐं कंहिंखे शिकस्त नसीब थी थिए, इहो त ईंदड़ वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ रखने इजाज़त। अल्लाह भाई।